नमस्कार। आज आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं सुनीता विजय, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई से आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में थर्ड ईयर के लिए आज सबसे प्रासंगिक आज के दिन महात्मा गांधी पर आपको कुछ विशेष बातें बताती हूँ जो आपके कोर्स और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, इंटरव्यूज़ देने जाएंगे, उन सब के लिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मित्रों, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी भारत के उन विरले व्यक्तित्व में से एक हैं जिनके विचारों और जीवन गाथा को वैश्विक स्तर पर आदर प्राप्त है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो महात्मा गांधी के उन सब कामों को नहीं जानता जिनके कारण हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी हमारी राष्ट्रीय धरोहर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो उनके प्रति बहुत ही भावुक हो जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ गांधी हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनते जा रहे हैं, साथ में अलौकिक भी। गांधी की आलोचना भी भारत में भावावेश में ही की जाती है, न कि तर्क व विवेक के आधार पर। आवश्यकता इस बात की है कि गांधी के विचारों का मूल्यांकन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उन्हें सार्वभौमिक रूप से एक महान व्यक्ति माना जाता है और महान व्यक्ति की महानता का मूल्यांकन साधारण व्यक्ति के शब्दों एवं विवेक क्षमता से नहीं किया जा सकता। आइए अब हम उनके उन विभिन्न विषयों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी एक इतिहास पुरुष हैं। उन्होंने भारत के इतिहास में ऐतिहासिक आवश्यकताओं के संदर्भ में पदार्पण किया और वे ऐतिहासिक इच्छाओं का सजीव बल बन सके। इसलिए कई बार उन्हें ऐतिहासिक शक्तियों की आत्मा माना जाता है। वो एक पैगंबर के रूप में लिए जाते हैं, किंतु एक अलग प्रकार के पैगंबर। उन्होंने कभी भी अपने चिंतन को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। वे कभी भी अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। वे आम आदमी के रूप में रहकर आम आदमी में अपनी जो छवि बनाकर उन्होंने रखी, उसी के कारण वे उस स्थान पर पहुंच सके, लोगों के दिल जीत सके, जिसके कारण उन्हें ये सब कुछ हासिल हुआ। और मुख्य बात यह है कि वे आम लोगों के नेता बने। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतना सशक्त बन सका। अब हम उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता और इनके दादा सभी उस रियासत के दीवान थे। पिता करमचंद गांधी और इनके दादा उत्तम चंद गांधी थे।
इनकी माता पुतलीबाई बड़ी ही धार्मिक एवं पवित्र विचारों की महिला थी। परिवार कुछ ही समय पश्चात पोरबंदर से राजकोट आ गया और इनकी शिक्षा दीक्षा 1876 में इनकी शिक्षा आरंभ हुई राजकोट में, और 1887 में आप कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही अपने से 1 वर्ष बड़ी कस्तूरबा से हुआ। 1887 में जब आप इंग्लैंड गए, उसके पश्चात 1891 में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आए, और भारत आने के बाद मुंबई में इन्होंने अपनी वकालत आरंभ की, किंतु इनका शर्मीला स्वभाव होने के कारण ये वकालत में सफल नहीं हो सके और वापस राजकोट लौट आए, और वहाँ पर वकीलों की सहायता के लिए प्रतिवेदन लिखने का कार्य करने लगे। कुछ ही समय पश्चात इन्हें दक्षिण अफ्रीका में किसी मुकदमे के सिलसिले में जाने का मौका मिला, और ये 1894 में दक्षिण अफ्रीका चले गए तो केवल 1 वर्ष के लिए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 21 वर्ष बिताए। दक्षिण अफ्रीका जब वे गए तो वहाँ जाने के बाद उन्हें जिस प्रकार के अनुभव हुए, तो उन्होंने इससे क्षुब्ध होकर वहाँ पर रहना और वहाँ के भारतीयों के लिए आंदोलन करना आरंभ कर दिया। 1895 में ये नेशनल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हुए, और वहाँ पर इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद और नस्ल भेद से ये बहुत क्षुब्ध हुए, और इन्हें समाप्त करने के लिए इन्होंने वहाँ पर अनेक कार्य किए। 1896 में गांधी जी भारत आए, और यहाँ पर तिलक और गोखले से इनकी भेंट हुई। इसी वर्ष ये पुनः नवंबर में दक्षिण अफ्रीका चले गए, और जब वे 1915 में स्वदेश लौटे तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और अपने आप को भारत की सेवा में अर्पित कर दिया। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। 1919 में उन्होंने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इसी समय जलियांवाला बाग कांड ने गांधी जी को अंदर तक हिला दिया, और इन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन आरंभ किया, और इनके विचारों ने देश में एकता और आज़ादी की एक लहर को आरंभ कर दिया। 1920 में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी सत्याग्रह किया, और 1931 में गांधी इरविन समझौते में भाग लिया।
दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। 1940 में गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनके सत्याग्रह का सबसे बड़ा यह आंदोलन था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया, जिसके कारण अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और गांधी जी के इन प्रयत्नों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और फिर 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम विनायक गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी स्वयं हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनके विचार युगों युगों तक, उनके कृतित्व युगों युगों तक इस देश के युवाओं के, इस देश के लोगों के मन में जीवित रहेंगे और मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। गांधी जी की जो अनेक पुस्तकें हैं, उनका साहित्य है, वह बहुत ही विशाल है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, हिंद स्वराज, सर्वोदय, टूवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। 1925 में उनकी लिखी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गांधी जी स्वयं भी अनेक विचारकों और अनेक प्रकार के दर्शन और विचारधाराओं से प्रभावित रहे। सरलता, समानता, त्याग, उन सत्य, अहिंसा, ये सारे के सारे जो उनके गुण थे, वे अनेक प्रकार के विचारकों के विचार, जैसे टॉल्स्टॉय, थोरे, रस्किन, क्रॉप्टकिन के अलावा भगवद गीता को उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना रखा था। भगवद गीता वे नित्य पढ़ते थे और कर्म को ही उन्होंने अपने जीवन का आधार बना रखा था। सच्चे निष्काम कर्म योगी महात्मा गांधी थे और इस प्रकार हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान गए। किंतु हमारा विषय आर्थिक है, इसलिए गांधी जी के राजनीतिक चिंतन पर हम अधिक विचार नहीं करेंगे। हमारा विषय महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन की ओर अधिक रहेगा। इस महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन के लिए हमने महात्मा गांधी के सभी विचारों को लेकर कुछ अलग प्रकार के बिंदु निकाले हैं और वे हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का उद्देश्य, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, मशीनीकरण का विरोध, शारीरिक श्रम का महत्व, और इस प्रकार से जो उनके मुख्य विचार हैं वे सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन सबको समझने के लिए गांधी जी
कोई सैद्धांतिक रूप से अर्थशास्त्री नहीं थे। उनके आर्थिक विचार किसी एक स्थान पर ही नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके ये विचार उनके लिखे गए लेखों, उनके पत्रों इत्यादि में हमें मिलते हैं। गांधी जी ने मानव जीवन को ईश्वर की देन माना है और इसीलिए वे मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना ही मानते हैं। इसके लिए वे ये मानते हैं कि मनुष्य की आत्मा का विकास होना चाहिए। उसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गांधी ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जो मनुष्य के शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे जो उसके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हो। इसी के कारण उन्होंने खादी, शारीरिक श्रम, न्यासिता इत्यादि अवधारणाओं की कल्पना की और वे एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना करते हैं और उसी को ही अपने अर्थव्यवस्था में स्थान देने की बात कहते हैं। उनके लिए अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र इन दोनों में कोई अधिक भेद नहीं है। उनका अर्थशास्त्र नैतिक एवं भावात्मक मूल्यों पर आधारित है। अर्थशास्त्र मानव को यदि नैतिकता नहीं सिखा सकता तो ऐसे अर्थशास्त्र को वे अच्छा नहीं मानते हैं। उनके लिए अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वह मानव जीवन को कल्याणमय बनाना है, न कि उसका केवल भौतिक विकास करना। महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन में 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग व सद्गुण को स्वीकार करना चाहिए, न कि विध्वंस या विध्वंसात्मक प्रतियोगिता को। इस प्रकार वे प्रतियोगिता के विरोधी हैं। दूसरा, व्यक्ति और समाज दोनों को मानवीय आवश्यकताओं की आर्थिकता को स्वीकार करना चाहिए, न कि अर्जनशील आर्थिकता को। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वे स्वनियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को स्वेच्छा से सीमित करने को सर्वाधिक महत्व देते हैं। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था उनका सबसे अधिक जोर दिया गया विषय था। वे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के घोर विरोधी थे, क्योंकि वे मानते थे कि केंद्रीकरण हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए वे आर्थिक क्षेत्र में भी पूर्ण विकेंद्रीकरण चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जिसकी इकाई प्रत्येक गांव होगी और गांव की आर्थिक संरचना इस प्रकार होगी कि उस गांव में रहने वाले लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में ही की जा सके। इस प्रकार वे ग्राम को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने का स्वप्न देखते थे। गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटीर उद्योगों और विशेष रूप से खादी को बढ़ावा देने की बात की है। विभिन्न हस्तशिल्प की योजनाओं को क्रियान्वित करने पर बल दिया। वे मानते हैं कि भारत के किसान फसल उगाने व काटने के अलावा 6 माह तक बेकार रहते हैं और उस समय उनके रोज़गार के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग होने चाहिए ताकि प्रत्येक ग्रामीण स्वावलंबी बन सके।
वे मशीनीकरण के घोर विरोधी थे और शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मशीनों के कारण बहुत अधिक बेरोज़गारी उत्पन्न हो सकती है। मानवीय श्रम को मशीनों के द्वारा प्रतिस्थापित कर मानवीय श्रम का मशीनों के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाना औद्योगिकरण का एक अंग होता है, जो कि सामाजिक वातावरण को खराब कर देता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो पूंजीपति होते हैं वे मशीनरी के द्वारा उत्पादन करके अधिक लाभ अर्जित कर लेते हैं और इसके कारण श्रमिक और उद्योगपति में बहुत अधिक फासला हो जाता है। उनके आर्थिक स्तर बहुत अधिक विषमता वाले हो जाते हैं और ऐसे में समाज में शोषण आरंभ हो जाता है। अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए मशीन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। उन्होंने मशीनरी के उद्भव मनुष्य के कार्यों में सहायता के लिए महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन धीरे धीरे ये जो कारखाना व्यवस्था उत्पन्न हो गई है उसने समाज में नई तरह की समस्याओं को जन्म दे दिया है। इसीलिए गांधी जी मशीनीकरण के घोर विरोधी थे और साथ ही साथ शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। शारीरिक श्रम करते हुए जब मनुष्य अपना जीवन यापन करता है तो उसे आत्मसंतोष भी होता है और वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आसानी से चलता है। शेष जो बिंदु हैं, आर्थिक बिंदु जो हैं, उन्हें हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।